ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड शैन को देखते हैं जो लॉलीपॉप खाते हुए और हाथों में स्टिक लिए रूम 906 में जाती है। वहीं मेल लीड चैंग भी उसी रूम में ड्रग्ड होता है और बाई नाम की एक लड़की उसके क्लोज जाने लगती है। तभी वहाँ शैन आती है और बाई को रोकते हुए कहती है, बस बेटा अब तुम्हारा खेल खत्म। ये बोलकर वो उसे बहुत मारने लगती है और कहती है, शर्म बेच खाई है क्या? दूसरों के हस्बैंड्स पर डोरे डालते हुए। इतना मार खाने के बाद बाई उससे पूछती है, पागल हो क्या? तुम हो कौन और ये बकवास क्या कर रही हो? शैन बोलती है, तुझे मेरी आईडी देखने की जरूरत नहीं है। फिर बाई भागने लगती है तो शैन उसे पकड़कर साइड में बैठा देती है और डराते हुए बोलती है, यहाँ से हिलने का सोचना भी मत, वरना ऐसा मारूंगी कि शक्ल पहचान में नहीं आएगी। ये बोलकर वो बाई की फोटो क्लिक करती है और अपनी मैडम वू को भेजकर मैसेज करती है, बॉस आपका काम हो गया है, बस मेरा पेमेंट टाइम पे भिजवा देना। उसके बाद शैन चैंग के पास जाती है जहाँ वो चैंग को देखकर कहती है, बंदा तो कतई हैंडसम है पर अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, साले को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे स्टिक से मारने ही वाली होती है कि तभी उसके मोबाइल पर वू का मैसेज आता है और बाई बेहोश हो जाती है। तब शैन रुक जाती है और मैसेज चेक करती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसे जिसे सबक सिखाने के लिए भेजा गया था वो ये दोनों है ही नहीं, क्योंकि वो उसे फोटोज भेजती है। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाती है और बाहर जाकर रूम नंबर चेक करती है जहाँ उसे पता चलता है कि वो गलती से 906 के बदले 609 में आ गई थी। इसलिए वो वापस आकर उन्हें सॉरी बोलते हुए बाई को झांग के पास सुलाती है और दोनों को क्लोज कर देती है। वहीं वो झांग को चादर ओढ़ाते हुए कहती है, सॉरी भाई, गलती से मिस्टेक हो गई। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी झांग उसका हाथ पकड़ के रोकता है तो शैन बोलने लगती है, भाई मैं एक बेचारी गरीब स्टूडेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे जरा भी भाव नहीं देते, ना ही मेरा ख्याल रखते हैं, गुजारे के लिए मुझे ये गुंडागर्दी करनी पड़ती है, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। तब चैंग उससे कहता है, एक काम करो, मुझे भी अपने साथ ही ले चलो। थोड़ी देर बाद शैन चैंग को लेकर बाहर आती है और उससे कहती है, टेंशन मत लो, अंदर जो भी कांड हुआ है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चैंग कहता है, बताने लायक कुछ हुआ ही कहाँ है जो तुम बताओगी? ये सुनकर शैन बोलती है, हाँ हाँ समझ गई मैं, अब ज्यादा ज्ञान मत बांटो। तभी वहाँ जांग का असिस्टेंट आता है और उससे कहता है, बॉस आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। तो शैन जांग को असिस्टेंट की तरफ करते हुए बोलती है, लो भाई, अगर ये तुम्हारा बॉस है तो इसे पकड़ो और ले जाओ यहाँ से। असिस्टेंट उससे पूछता है, एक्सक्यूज मी, पर आप कौन है? शैन बोलती है, मेरी कुंडली जानकर क्या करोगे, फिलहाल ये देखो कि तुम्हारा बॉस एकदम सेफ है। तभी शैन की नजर सामने से आ रहे एक कपल पर पड़ती है जो वू का हस्बैंड किम और उसकी मिस्ट्रेस होते हैं। तब चांग शैन से कहता है, अपना नंबर तो देती जाओ। शैन बोलती है, अभी थोड़ा रश में हूँ, फुर्सत में मिलती हूँ। ये बोलकर वो उन दोनों के पास जाती है और पूछती है, क्यों भाई, रूम 906 में गुलछर्रे उड़ाने जा रहे हो? तो वो लोग हाँ बोल देते हैं, जिससे शैन उन दोनों को लिफ्ट के अंदर ले जाती है और पीटने लगती है। ये देखकर एक असिस्टेंट चांग से पूछता है, बॉस आप किन छपरी लोगों से जान पहचान रखते हैं? तो चैंग कहता है, अरे मैं तो इसे जानता तक नहीं। इसके बाद शैन घर आती है जहाँ उसकी अडॉप्टेड सिस्टर रूई उससे कहती है, तुमने बाहर जो नया ड्रामा क्रिएट किया है ना, उसके लिए तुम्हें मॉम डैड से माफी मांगनी चाहिए। शैन उसके पास आकर पूछती है, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया जिसके लिए मैं माफी मांगू? ये सुनकर डैड गुस्से में बोलते हैं, क्या तुम अपने पेरेंट्स से ऐसे बात करोगी? मॉम कहती हैं, मुझे तो अफसोस होता है कि मैंने तुम्हारे जैसे बेवकूफ लड़की को जन्म दिया। ये सब सुनकर शैन बोलती है, बस अब बहुत हो गया, मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग मुझे अपनी बेटी नहीं मानते, पर टेंशन मत लीजिए, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं खुद ये घर छोड़ दूंगी, तब तक के लिए मुझे थोड़ी शांति से जीने दीजिए। ये बोलकर शैन वहाँ से जाने लगती है, पर रूई उसे रोक कर कहती है, तो क्या अब तुम पैसे कमाने के लिए खुद को बेच दोगी? ये सुनकर डैड और मॉम शॉक्ड होते हुए पूछते हैं, क्या सच में शैन इतनी गिर गई है? तब रूई उन्हें एक फोटो दिखाती है जिसमें शैन किम को लिफ्ट के अंदर ले जा रही होती है और पेरेंट्स को बताती है, ये फोटो मेरी फ्रेंड ने भेजी है, शैन हर रोज इस आदमी के साथ होटल में गुलछर्रे उड़ाने जाती है। ये सुनकर शैन मोबाइल लेकर पटक देती है और कहती है, कहानियां बनाने में तो तुम एक्सपर्ट हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करोगी, अब चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। ये बोलते हुए वो उसे मारने के लिए आगे होती है, जिससे रूई मॉम और डैड से बोलने लगती है, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ और शैन को मुझसे बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं ही यहाँ से चली जाऊँ। तब मॉम उसे रोक कर कहती है, तुम पिछले 22 ईयर से हमारे साथ हो, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम कितनी संस्कारी हो। ये सुनकर शैन बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, ये तो एकदम देवी है और आप लोग ही इसकी परफेक्ट फैमिली हो। डैड गुस्से में कहते हैं, अगर तुम खुद को इतनी ही होशियार समझती हो तो दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। शैन बोलती है, मुझे भी आप लोगों के साथ रहने का कोई शौक नहीं है, पर जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते मैं
मैं यहीं टिकने वाली हूँ। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है, जिसके बाद रूही मॉम और डैड को बताती है हमें जांग फैमिली की पार्टी का इनविटेशन मिला है, पर शेन का मूड तो खराब है, वो पक्का हमारे साथ नहीं जाएगी। ये सुनकर डैड बोलते हैं अच्छा ही है वो ना जाए, वो सिर्फ तमाशा करना जानती है और उसकी वजह से मुझे सोसाइटी में बहुत एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ती है। वही शेन दीवार के पीछे खड़ी ये सब सुन लेती है और सोचती है अगर आप लोगों को मेरी वजह से इतनी ही एम्बेरसमेंट होती है तो अब मैं आपको असली पिक्चर दिखाऊंगी। अब पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ सभी गेस्ट्स और शेन की फैमिली भी आई होती है। तभी वहाँ जांग अपने असिस्टेंट के साथ आता है तो कुछ लड़कियाँ जांग को देखकर गॉसिप करने लगती हैं। ये इतने सालों से कहाँ गायब था, सुना है पहाड़ों पर संन्यास ले रखा था, पर अब अपने भाई वांग के बिजनेस को संभालने वापस आ गया है। बेचारे वांग की तो एक्सीडेंट में मौत हो गई थी ना, और हाँ जल्दी ही जांग की शादी बाई से भी होने वाली है। तब असिस्टेंट ये सब सुन लेता है और जांग से कहता है इन आंटियों की हिम्मत कैसे हुई आपके बारे में फालतू बातें करने की। जांग कहता है चिल करो, भोंकने दो इन्हें। वहीं दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं जो जांग के भाई फोंग के साथ रोमांस कर रही होती है। फिर फंग उसे अपने क्लोज करके पूछता है अगर जांग को ये भनक लग गई कि तुम मेरे बच्चे की मॉम बनने वाली हो तो उस बेचारे का क्या होगा। बाई बोलती है बैंक्वेट स्टार्ट होने वाला है, अब ये सब बंद करो। मैंने जांग को ड्रग देकर उसके करीब जाने का पूरा प्लान सेट किया था, पर बीच में एक पागल सी लड़की आ गई और उसने मेरा सारा गेम बिगाड़ दिया। फैंग कहता है टेंशन मत लो बेबी, मैं जांग से उसका सब कुछ छीन लूंगा, तुम तो मेरे एम्बिशंस जानती ही हो। ये सुनकर बाई उसकी बाहों में हाथ डालती है और कहती है मुझे पता है तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो। ये सुनकर फंग उसे फिर से अपने क्लोज कर लेता है। वहीं जांग बाहर पार्किंग एरिया में होता है, तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और उसे बाई के बारे में बताता है। बॉस वो फैंग के साथ चिपकी हुई है। ये जानकर जांग कहता है मुझे तो उस चुड़ैल पर पहले से ही शक था, पर तुम अभी कोई रिएक्ट मत करना, मैं नहीं चाहता उन्हें हमारे प्लान की भनक भी लगे। ये सुनकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शैन पूरे स्वैग में बाइक चलाते हुए पार्टी के लिए पहुँचती है, पर गार्ड उसे रोककर कहता है मैडम आप इस VIP पार्टी में जाने के लायक नहीं लग रही हैं। ये सुनकर शैन बोलती है अच्छा बेटा अभी बताती हूँ, और घर के पीछे वाले हिस्से में जाकर दीवार से कूदती है जहाँ वो सीधे जहाँ के ऊपर गिरती है और दोनों के बीच किस हो जाती है। इस चीज से दोनों शॉक्ड होकर दूर होते हैं। तभी शैन बोलती है सॉरी बॉस, जानबूझकर नहीं किया, वो गार्ड मुझे एंट्री नहीं दे रहा था तो मुझे ये स्टंट मारना पड़ा। ये बोलकर वह जांग को उठाने के लिए अपना हाथ देती है। तभी दोनों एक दूसरे को देखते ही पूछते हैं अरे तुम यहाँ, तो शैन उसका हाथ छोड़ देती है और उसे सॉरी बोलकर भाग जाती है। तो फिर से जांग की कमर में दर्द हो जाता है तो असिस्टेंट आकर उसकी मदद करता है। फिर शैन पार्टी में आती है जहाँ रुआई और शैन के पेरेंट्स उसे देखते ही शॉक्ड हो जाते हैं और आपस में बोलने लगते हैं ये मुसीबत यहाँ कैसे टपक पड़ी। तो शैन भी अपने मॉम और डैड के पास आ जाती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है आप लोग तो मुझे घर पर ही छोड़कर निकल लिए थे, इसलिए मुझे खुद धक्के खाकर यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर मॉम और डैड उसे खुद से दूर करते हैं और गुस्से से देखने लगते हैं। तो गेस्ट आपस में गॉसिप करने लगते हैं, शैन फैमिली की असली वारिस तो यही शैन है वगैरह वगैरह। वही रूही शैन से कहती है क्या तुम्हें इतने भी मैनर्स नहीं है कि VIP पार्टी में किस तरह बिहेव करते हैं। शैन बोलती है तो क्या अब ये फालतू की मैनर्स भी मुझे तुम जैसी फेक लड़की से सीखनी पड़ेगी। ये बोलकर वो टेबल पर बैठ जाती है और केक खाने लगती है। तभी वहाँ जांग आता है और शैन को देखकर उसकी तरफ जाने लगता है तो बाई जल्दी से उसके पास जाकर सॉरी बोलती है और बताती है उस रात थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बेबी, आई होप तुम मुझसे नाराज नहीं हो। जांग कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा था कि हमारी शादी की डेट बहुत खींच गई है और मुझे भी रियलाइज हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम रॉन्ग चॉइस है। ये सुनकर बाई पूछती है क्या मतलब, क्या तुम हमारी एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो। फिर फैंग जांग से कहता है ब्रो तुम्हें पता है ना ये शादी हमारी ओल्डर फैमिलीज ने फिक्स की थी, तुम अचानक से ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जांग जवाब देता है क्योंकि मैं अब किसी और से शादी करने वाला हूँ। ये बोलकर वो शैन के पास जाता है और सबको बताता है अब ये मेरी दुल्हन बनेगी। ये सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वही शैन जांग को साइड में करते हुए बोलती है देख भाई मैं मानती हूँ उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम सरेआम मेरा यूं मजाक उड़ाओगे। तो जांग उससे पूछता है तुम्हारे पास पैसे हैं क्या। शैन बोलती है माना कि मैं अभी कड़की में हूँ, पर तुम मुझे ऐसे जलील नहीं कर सकते। तब जांग कहता है मैं तुम्हें 10 मिलियन देने को तैयार हूँ। तो शैन पूछती है इतने सारे पैसे, पर क्यों। जांग बोलता है क्योंकि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है और मुझे एक वाइफ की। शैन बोलती है अच्छा मतलब तुम्हें अपनी तरफ से भौंकने वाला कोई कुत्ता चाहिए। जांग कहता है और तुम इस फील्ड में एकदम एक्सपर्ट हो क्योंकि तुम बहुत शातिर हो। तभी बाई शैन को देखकर पहचान जाती है और उसके पास जाकर बोलती है तुम तो वही जंगली लड़की हो ना जो होटल में घुसी थी। फिर वो जैंग से कहती है तो इसका मतलब तुम्हारा चक्कर पहले से इस शैन के साथ चल रहा है और तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। तब शैन बोलती है जंग जब 5 साल का था तब से
पहाड़ों पर खुद को प्योर कर रहा था और जैसे ही वो चाइना वापस आया तुमने उसे ड्रग देकर उसकी प्योरिटी भंग करने की कोशिश की। क्या ये बहुत महान काम था तुम्हारा? ये सुनकर सभी गॉसिप करने लगते हैं जिससे बाई अनकंफर्टेबल हो जाती है और शेन से कहती है ज्यादा बकवास मत कर, ये एंगेजमेंट मैं खुद अपने पैरों तले कुचल रही हूँ। ये सुनते ही शेन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि दूसरों के फियांसे के बारे में झूठी रूमर्स नहीं फैलाते? ये बोलकर वो जैन के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। क्या हुआ, जलन हो रही है ना? फिर वो जैन के कान में कहती है टेंशन मत ले पार्टनर, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगी। तभी फैंग शेन से कहता है तुम होती कौन हो मेरी होने वाली भाभी को थप्पड़ मारने वाली? ये बोलकर वो शेन को मारने आगे होता है और शेन उसे किक मारकर पीछे कर देती है। ये देखकर बाई जैंग से कहती है क्या तुम सच में इस जाहिल लड़की के लिए मुझे छोड़ना चाहते हो? लिख कर ले लो, बाद में खून के आंसू रोओगे। जैंग कहता है मैं इसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। ये सुनकर बाई वहाँ से चली जाती है और फैंग जैंग से कहता है तुमने बाई की बहुत बड़ी इंसल्ट की है, अब वो लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे तो इस वॉर के लिए तैयार रहना। ये सुनकर शेन बोलती है इतना ही दुख है तो जाकर बाई के आंसू पोंछ देना, बेचारी रो रही होगी कोने में। जिसके बाद रुई जैंग से कहती है मैं तुम दोनों के लिए सच में बहुत खुश हूँ, पर क्या सच में शेन तुम्हारे स्टेटस के लायक है? वही डैड बोलते हैं मैं शेन की रग रग से वाकिफ हूँ, वो निहायत ही ढीठ और घमंडी है, तुम्हें उसकी जगह मेरी संस्कारी रुई से शादी करनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट मैच है। ये सुनकर जैंग शेन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरा दिल सिर्फ शेन के लिए धड़कता है, इसलिए शादी भी इसी से होगी। जिसके बाद रुई फिर से कहती है प्यार व्याह तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ अब शेन यूं गैर मर्दों के साथ होटल्स में रंगरलियां मनाना बंद कर दे, वरना तुम्हारी रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। ये बोलकर वो कहती है ओह सॉरी, मेरे मुंह से गलती से सच निकल गया। वही सभी शेन के बारे में गॉसिप करने लगते हैं और अपने अपने मोबाइल में वही फोटो देखते हैं जिसमें वो किम को लिफ्ट के अंदर ले जा रही होती है। ये देखकर सभी शेन को जज करने लगते हैं कि शेन ने सिर्फ एक अफेयर नहीं चलाया है बल्कि किम की शादीशुदा लाइफ को खराब करने की कोशिश की है। वही रुई जैंग से कहती है मैं जानती हूँ शेन तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, पर प्लीज उसे एडजस्ट कर लेना क्योंकि वो बेचारी गांव के माहौल में पली बड़ी है। वही डैड गुस्से में बोलते हैं कल मुही तूने हमारी रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी। ये बोलकर वो शेन को मारने के लिए आगे होते हैं, पर जैंग उनका हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है आपको क्या लगा आप मेरी फियांसे पर हाथ उठाएंगे और मैं तमाशा देखूंगा? ये सुनकर डैड बोलते हैं अरे अभी शादी कहाँ हुई है और शेन मेरी खून है, मैं उसके साथ जो चाहूँ वो सलूक कर सकता हूँ। तब शेन डैड से कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूँ सरेआम जलील करने की? और रुई से पूछती है क्या तुम सच में मेरी भलाई चाहती हो तो फिर सबके सामने अपनी घिनौनी करतूत कबूल कर लो। रुई बोलती है क्या बकवास कर रही हो, सारा कांड तुम्हारा है और इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। तब शेन एक पेन ड्राइव निकालते हुए बोलती है मेरे पास सॉलिड प्रूफ है कि ये सब इस महान रुई का किया धरा है, मेरा नहीं। ये बोलकर वो टीवी की तरफ जाने लगती है। वहीं एक लड़की वू को कॉल करके बोलती है किम का जिसके साथ अफेयर चल रहा है ना वो डायन यही है, तुम जल्दी आ जाओ। फिर शैन वीडियो ऑन करती है जिसमें किम बुरी हालत में बैठा होता है और शैन के पूछने पर बोलता है मेरा चक्कर रुई के साथ चल रहा था, पर कसम से अब मैं रुई से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगा। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और रुई मॉम डैड से कहने लगती है मॉम डैड प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो लड़की मैं नहीं हूँ, ये वीडियो एकदम फेक है, शैन जानबूझकर मुझे फंसा रही है। फिर शैन बोलती है ये वीडियो एकदम ओरिजिनल है डार्लिंग, मैंने खुद तुझे होटल में घुसते देखा था, बस मुझे ये नहीं पता था कि तू वहाँ किम का इंतजार कर रही थी। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें शैन देख लेती है कि रुई छुपकर उसकी फोटो ले रही होती है। फिर वो स्माइल करके लिफ्ट के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो किम को डराते हुए कहती है अगर तू चाहता है कि तेरा ये गंदा सच दुनिया के सामने ना आए तो तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। ये बोलकर वो उसे फाइल देती है और किम उसका काम करने के लिए मान जाता है। फ्लैशबैक एंड होते ही शैन रुई का हाथ पकड़कर कहती है कोई बात नहीं बहन, अभी भी वक्त है, सबसे माफी मांग ले, शायद ये लोग तुझे माफ कर दें। पर रुई सबको बताने लगती है ये सब झूठ है, शैन मुझे बर्बाद करना चाहती है। तभी वहाँ वो आती है और रुई को बालों से पकड़कर मारने लगती है। ये देखकर जैंग शैन से कहता है तुम्हें तुम्हारे बारे में एकदम करेक्ट था, तुम एक टॉप क्लास फाइटर हो, फ्यूचर में तुम मेरे बहुत काम आने वाली हो। ये सुनकर शैन स्माइल करते हुए बोलती है अगर बात ऐसी है तो चलो इस पार्टनरशिप को ऑफिशियल करते हैं। ये बोलकर वो उसे ड्रिंक का ग्लास देने लगती है, पर जैंग उसे रोकते हुए बताता है मुझे अल्कोहल से एलर्जी है भाई। ये सुनकर शैन बोलती है कोई बात नहीं, चीयर्स टू मी, और खुद ही ड्रिंक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जैंग शैन को फैंग की मोम के पास लेकर आता है जो शैन को देखकर जैंग से कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और तुम यहाँ
बिजनेस के नाम पर बाई से एंगेजमेंट तोड़कर इस सड़क छाप लड़की को उठा लाए। अगर उन्हें पता चला तो उन्हें कितना गहरा सदमा लगेगा। ये सुनकर फैंग मॉम से कहता है, मॉम आपको जैंग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो अभी अभी वापस लौटा है, उसे आराम की जरूरत है। फिर वो जैंग से कहता है, ब्रो ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है और मॉम बहुत स्ट्रेस में है, तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम इन डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में उलझे हो मैं ऑफिस अच्छे से हैंडल कर लूंगा। फिर वो अपनी मेड से कहता है, मॉम के लिए बढ़िया सी चाय लेकर आओ। तो मेड वहाँ चाय लेकर आती है। तब फैंग शैन से कहता है, अभी ग्रैंडपा यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए एक अच्छी बहू की तरह तुम्हें ये चाय मॉम को सर्व करनी चाहिए। ये सुनकर शैन बोलती है, ओके कूल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वो चाय का कप मोम की तरफ कर देती है, पर मोम नखरे दिखाते हुए बोलती है, मैं ठंडी चाय मुंह नहीं लगाती। ये सुनकर फैंग मेड से कहता है, जाओ एकदम खोलती हुई चाय लेकर आओ। थोड़ी देर बाद मेड गरम चाय लेकर आती है तो शैन कप उठाकर मोम को देने लगती है, पर मोम उसे कप नहीं लेती और जैंग से पूछने लगती है, अब तुम अपनी लाइफ का क्या कचरा करोगे वगैरह वगैरह। वही चाय का कप इतना गर्म होता है कि शैन का हाथ जलने लगता है। ये देखकर जैन जल्दी से शैन को पकड़कर चाय का कप अपने हाथ में लेता है और मोम को देते हुए कहता है, मोम शैन यहाँ पहली बार आई है, उसे यहाँ के हाई क्लास तौर तरीके नहीं पता है। तो मोम कप से चाय का एक घूंट लेकर कप जोर से नीचे रख देती है और शैन से कहती है, मैंने तुम्हारे कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम्हारे इतने सारे र्यूमर्स मार्केट में फैले हैं कि तुम एक नंबर की गिरी हुई लड़की हो। ये सब सुनकर शैन का दिमाग सटक जाता है और वो मॉम से कहती है, बस आंटी अब बहुत हुआ आपका ड्रामा, जल्दी से अपनी चाय गटके और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। मॉम बोलती है, तुम्हारी जबान बहुत चल रही है, ये किस लहजे में बात कर रही हूँ मुझसे। जिसे शैन मॉम को सोफे से उठाकर खुद बैठ जाती है और उनसे कहती है, जांग यहाँ अपना बिजनेस सेटअप करने आया है, आपका ये बोरिंग लेक्चर सुनने नहीं, इसलिए तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकलो। ये सुनकर फैंग शैन से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम से ऐसे बात करने की। शैन बोलती है, क्या तेरे कान बज रहे हैं जो ठीक से सुनाई नहीं देता। तब फैंग मॉम को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर जैंग स्माइल करने लगता है। उसके बाद देखते हैं शैन जैंग से कहती है, देख भाई हमारी सिर्फ पार्टनर बनने की डील फिक्स हुई थी, एक ही बेड पर साथ सोने की नहीं। जैंग कहता है, हमें सिर्फ साथ रहना है, रोमांस नहीं करना है और तुम फालतू में डरो मत, मैं तुम्हें बिल्कुल टच नहीं करूंगा। ये सुनकर शैन धीरे से ताना मारते हुए बोलती है, वैसे भी तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते। पर जैंग ये सुन लेता है और उससे पूछता है, क्या बड़बड़ा रही हो, क्या मतलब था तुम्हारा। तो शैन कुछ नहीं बोलती, जिसे जैंग कहता है, फाइन हम दोनों अलग अलग रूम्स में सो जाएंगे। ये बोलकर जैंग अंदर जाता है। वहीं दूसरी तरफ फैंग और मॉम सोचने लगते हैं कि जैंग तो पहाड़ों पर साधु बना बैठा था, फिर वो इस जंगली सी लड़की के चक्कर में कैसे पड़ गया। फैंग कहता है, मॉम मुझे तो लगता है ये सब इनका रचा हुआ एक बड़ा नाटक है, जिससे ये हमें बेवकूफ बनाकर प्रॉपर्टी हड़प सकें। अब देखते हैं जैसे ही जैंग को शक होता है कि कोई छुप कर उसके रूम की तरफ आ रहा है तो वो शैन को झटके से अपने क्लोज करके किस करता है। इस चीज से शैन परेशान होकर उससे दूर होती है और पूछती है, पागल हो गए हो क्या, ये क्या बदतमीजी है। जैंग कहता है, चुपचाप ऐसे ही रहो, इसके बदले मैं तुम्हें 2 मिलियन का चेक दूंगा। ये बोलकर वो उसे फिर से किस करने लगता है। तभी वहाँ मेड आती है और उन्हें रोमांस करते देख लेती है। मेड के जाने के बाद शैन जैंग को जोर से किस करती है तो जैंग शॉक्ड होते हुए बोलता है, तुमने मुझे किस क्यों किया। शैन बोलती है, क्योंकि मुझे पूरे 5 मिलियन चाहिए बेबी, इसलिए 2 किस पर एक मेरी तरफ से फ्री। जैंग पूछता है, क्या तुम सच में पैसों के लिए इतनी दीवानी हो कि कुछ भी कर सकती हो। शैन बोलती है, बिल्कुल, क्योंकि बिना पैसों के दुनिया भाव नहीं देती। नेक्स्ट सीन में जैंग कार ड्राइव कर रहा होता है। वहीं शैन सोकर उठती है और उससे पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं भाई। जैन बताता है, मैं उसी लोकेशन पर जा रहा हूँ जहाँ वैंग का वो सस्पिशियस एक्सीडेंट हुआ था। तभी जैंग की नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ती है जहाँ वो देखता है कि एक कार लगातार उनका पीछा कर रही होती है। तो ये बात वो शैन को बताता है और कहता है, अपनी सीट बेल्ट कस के बांध लो क्योंकि अब मैं कार हवा में उड़ाने वाला हूँ। तब शैन अच्छी तरह कार को पकड़ लेती है। ये देखकर जैन पूछता है, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या। शैन बोलती है, डर और मुझे मजाक अच्छा है, तुम फिक्र मत करो, मेरी मौजूदगी में तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जिसके बाद वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं। तभी सामने से एक कार आकर उनका रास्ता ब्लॉक कर देती है और कार से एक कॉन्ग नाम का खतरनाक आदमी बाहर आता है जो जैंग से कहता है, बाहर निकल और सीधे मुंह मुझसे बात कर। फिर जैंग शैन से कहता है, तुम यही सेफ रुको, मैं जरा इससे निपट कर आता हूँ। तब शैन भी कार से बाहर कूद जाती है। वहीं कैन जैंग को देखते ही कहता है, तू तो शक्ल से बिल्कुल उस वांग की तरह ही दिखता है। ये सुनकर जैंग पूछता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, है ना। कॉन्ग स्मर्क करते हुए कहता है, जब जवाब पहले से पता है तो फालतू के सवाल क्यों पूछ रहा है। तब शैन एक स्टिक लेकर पूरे टशन में कॉन्ग के पास आती है और उससे कहती है, जैन
शैन तक पहुंचने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। कॉन्ग हंसते हुए बोलता है, तुझमें तो मेरी ही तरह बहुत आग है, पर मैं उसूलों का पक्का हूँ, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। ये सुनते ही शैन झन्नाटेदार वार करते हुए उसे मारती है, जिससे कैंग भड़क कर अपने गुंडों को कार से बाहर आने को कहता है। ये देखकर शैन जैंग से कहती है, ये लोग झुंड में हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने स्टाइल में हैंडल करती हूँ, तुम चुपचाप यहाँ से कट लो। फिर शैन उन गुंडों से फाइट करने लगती है और जैंग से चिल्लाकर कहती है, सुनो, अगर आज मुझे कुछ हो गया ना तो तुम मेरे हिस्से के पैसे सिटी हॉस्पिटल में सॉन्ग नाम के पेशेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये बोलकर वो उनसे जबरदस्त फाइट करने लगती है, पर वो बुरी तरह थक जाती है। तो कॉन्ग उस पर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी जैंग बीच में आकर उसे रोक लेता है। ये देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं और शैन जैंग से कहती है, पागल हो गए हो, तुम इन गुंडों से अकेले नहीं लड़ पाओगे, तुम जाओ, मैं इन्हें कुछ देर और फंसा कर रखूंगी। ये सुनकर जैंग उसे बगैर कोई जवाब दिए अपनी जैकेट और गले की मोती की माला कार के ऊपर बड़े स्टाइल से रख देता है और अकेले ही उन सबसे खतरनाक फाइट करने लगता है। थोड़ी ही देर में वो लोग उसकी मार से खौफ खाकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं। तब शैन उसे देखकर पूरी तरह इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है, वाओ, तुमने तो एकदम हीरो वाली फाइट की है, ये धांसू मूव्स कहाँ से सीखे, क्या तुम मुझे भी अपनी क्लासेस दोगे? जैंग कहता है, ये सब मुझे मेरे मास्टर ने पहाड़ों पर सिखाया है। तभी जैंग की हालत बिगड़ने लगती है तो शैन देखती है कि जैंग को काफी गहरी और जानलेवा चोट लगी हुई है, तो शैन घबरा कर एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। ये देखकर जैंग दर्द में उससे कहता है, मुझे हॉस्पिटल नहीं, मेरे मास्टर के पास ले चलो। थोड़ी देर बाद शैन तेज ड्राइव करके जैंग को माउंटेन पर ले जाने लगती है और उसे लगातार आवाज देकर होश में रहने को कहती है। तो जैंग कहता है, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, बस तुम गाड़ी थोड़ी और तेज चलाओ। अब वो लोग माउंटेन के बेस पास पहुँचते हैं, जहाँ एक आदमी हाथ गाड़ी लेकर जा रहा होता है। तो शैन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो जैंग को माउंटेन तक ले जाए, पर वो जाने से साफ मना कर देता है और बताता है, कल रात की बारिश बहुत तेज थी, मुझे नहीं लगता उस फिसलन में वहाँ कोई जा सकता है। तब शैन बोलती है, ठीक है, तो फिर ये गाड़ी आप मुझे ही दे दीजिए। ये सुनकर वो आदमी कहता है, ठीक है, ले जाओ, पर मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि ऊपर जाने की बेवकूफी मत करो, तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड होने का पूरा खतरा है। ये सब वार्निंग जानने के बावजूद भी शैन जैंग को माउंटेन के ऊपर ले जाने लगती है और रास्ते में वो बुरी तरह फिसल कर गिर भी जाती है, पर बगैर हार माने वो फिर से डट कर खड़ी होती है और जैंग को खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जैंग जैसे ही होश में आता है तो उसके मास्टर उसके सामने ध्यान में बैठे होते हैं और वो जैंग को बताते हैं, तुम्हारे जख्म बहुत गहरे हैं बेटा, इसलिए अभी तुम्हें पूरा आराम करना होगा। तब जैंग फौरन उनसे शैन के बारे में पूछता है। मास्टर बताते हैं, रात भर उस भारी बारिश में भीगने की वजह से उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई है, पर तुम फिक्र मत करो, वो अभी आराम कर रही है और जल्दी ही परफेक्टली फाइन हो जाएगी। ये सुनकर जैंग कहता है, पर मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है। मास्टर रोकते हुए बोलते हैं, मैं और तुम्हारे बाकी सीनियर्स उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख लेंगे, तुम जिद मत करो। ये सुनने के बाद भी जैंग अड़ा रहता है और कहता है, वो सब ठीक है मास्टर, पर मैं शैन को खुद देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वो शैन के रूम में जाता है और उसके पास बैठकर प्यार से उसे टच करता है। तब शैन नींद में बड़बड़ाने लगती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो जैंग कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। ये बोलकर वो उसे माथे पर किस करता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा। शैन नींद में ही बोलती है, मैं तुम्हें भागने भी नहीं दूंगी। तभी वहाँ असिस्टेंट भागता हुआ आता है तो जैंग उसे चुप रहने का इशारा करता है ताकि शैन डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद असिस्टेंट जैंग को कहता है, बॉस, आपको जिंदा देखकर मेरी तो जान में जान आ गई। मैं यहाँ उस सीक्रेट ट्रैकर की मदद से पहुँच पाया हूँ जो मैंने आपकी कार में फिट की थी। फिर मैं माउंटेन आया और नीचे एक आदमी ने मुझे बताया कि उसने एक जिद्दी लेडी को एक जख्मी आदमी को ऊपर ले जाते देखा, तो मुझे 100% यकीन हो गया कि वो आप ही होंगे। ये सुनकर जैंग पूछता है, क्या मेरी फैमिली में किसी को इस बारे में जरा सी भी भनक है? असिस्टेंट कहता है, नहीं बॉस, वो लोग अभी बिल्कुल अनजान हैं। तो जैंग बोलता है, परफेक्ट, तो फिर तुम जाकर उन्हें ये खबर दे दो कि मेरा और शैन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है तो पूछता है, पर बॉस, आप खुद अपनी मौत की झूठी खबर क्यों फैलाना चाहते हैं? जैंग स्ट्रिक्ट टोन में बोलता है, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, और हाँ, याद से सिटी हॉस्पिटल के पेशेंट सॉन्ग के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना। ये सुनकर असिस्टेंट आज्ञा मानते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैंग मास्टर के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है, मास्टर, मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ कोई भी मेरे और शैन के बारे में पूछताछ करने आए तो आप उन्हें साफ झूठ बोल दें कि हम यहाँ आए ही नहीं और हमारी मौत हो चुकी है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप एक मॉन्क है और आपके उसूलों के खिलाफ है झूठ बोलना, पर मैं ये सब अपने भाई वांग की मौत के पीछे का असली सच बाहर लाने के लिए कर रहा हूँ। तब मास्टर सोचते हुए बोलते हैं, ठीक है, अगर मकसद सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर मास्टर ये बात जैंग के सीनियर जी को बताते हैं। जी, अगर कोई भी शैन और जैंग को ढूंढते हुए यहाँ भटके तो उन्हें साफ कह देना कि वो यहाँ नहीं है। ये सुनकर जी सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। अब शैन होश में आती है और उसके हाथ में जबरदस्त चोट लगने के कारण बहुत दर्द हो रहा होता है, तो वो बाहर जाती है और एक छोटे लड़के मुंह से जैंग के बारे में घबरा कर पूछती है, सुनो, वो कहाँ है? तो मुंह उसे बताता है, उन बेचारे की तो मौत हो गई है। ये सुनकर शैन बुरी तरह
शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। दूसरी तरफ फैंग और उसकी मॉम जांग और शैन की मौत की ब्रेकिंग न्यूज सुनकर जश्न मना रहे होते हैं। वही मॉम खुशी से बोलती है, क्या बढ़िया खबर है, अच्छा हुआ दोनों एक साथ ही मर गए, अब ये पूरी जायदाद सिर्फ हमारी होगी और तुम आराम से बाई से शादी कर लेना। फैंग कहता है, ये तो होना ही था मॉम, क्योंकि बाई मेरे वारिस को जन्म देने वाली है। ये सुनकर दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही जांग शैन के रूम में वापस आता है, पर वो वहाँ से गायब होती है। तो जांग परेशान होकर मुंह से शैन के बारे में पूछता है, तो मुंह उसे डरते हुए बताता है, मैंने मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए उनसे कह दिया कि आपकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा और वो अपना सारा सामान पैक करके तुरंत यहाँ से चली गयी। ये जानकर जांग समझ जाता है कि अब उसका सारा मास्टर प्लान फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि उसने शैन को सच बताने में बहुत बड़ी देर कर दी है। दूसरी तरफ शैन टैक्सी में बैठे गुमसुम जा रही होती है और जांग की मौत के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। ये सब अचानक कैसे हो गया। तभी वो रेडियो पर ब्रेकिंग न्यूज सुनती है, यंग बिलियनेयर जांग की पहाड़ से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। ये जानकर वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है। उधर रूई गुस्से में भड़कते हुए कहती है, पर ऐसा क्यों, शैन इतनी लकी कैसे हो सकती है कि उसे हर चीज बैठे बिठाए मिल जाती है। तभी वो अपने मोबाइल पर न्यूज देखती है कि शैन और जांग दोनों की मौत हो गई। ये जानकर वो खुशी से उछल पड़ती है और जल्दी से ये गुड न्यूज मॉम डैड को बताती है। तो वो लोग शॉक्ड होते हुए पूछते हैं, अरे वो तो बिल्कुल हट्टी कट्टी थी, फिर अचानक उसे क्या हुआ। रूई खुशी छिपाते हुए बोलती है, न्यूज में तो यही बता रहे हैं कि वो जांग के साथ हनीमून मनाने जा रही थी और पहाड़ों पर उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर डैड बोलते हैं, चलो अच्छा ही हुआ जो वो पनौती मर गई, वो वैसे भी हमारे लिए किसी काम की नहीं थी। फिर मॉम रूई से प्यार से कहती है, अब तुम्हें कोई डायन परेशान नहीं करेगी बेटा। तो रूई एक्टिंग करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ वो मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, पर फिर भी उसके यूं चले जाने से मुझे थोड़ा बुरा तो लग ही रहा है। इसलिए अब हम जांग की फैमिली के घर जाएंगे, क्योंकि वो लोग उनका फ्यूनरल जरूर रखेंगे। उन्हें लगना चाहिए कि हमें भी उनकी मौत का बहुत गहरा दुख है। ये सुनकर डैड बोलते हैं, तुम एकदम सही कह रही हो बेटी, आखिर उसकी मौत से हमारा भी कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। नेक्स्ट डे फंग और उसकी मॉम जांग का शानदार फ्यूनरल मना रहे होते हैं और मॉम सबके सामने घड़ियाली आंसू रोने की जबरदस्त एक्टिंग करने लगती है। ये देखकर लोग अफसोस जताते हुए बोलते हैं, जांग बेचारा अभी इतना यंग था और उसके साथ ये हादसा हो गया, अब इस इतनी बड़ी कंपनी को कौन संभालेगा। तो फैंग कॉन्फिडेंस से कहता है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, अब जांग की पूरी कंपनी मैं हैंडल करूंगा, इसलिए आप सबको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ शैन तूफान की तरह आती है और पोस्टर फेंकते हुए कहती है, अरे रुको, तुम्हें किसने परमिशन दी ये सब नौटंकी करने की। शैन को जिंदा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और फंग हकलाते हुए बोलता है, तो तुम बच कैसे गई। मॉम कांपते हुए बोलती है, पर तुम यहाँ कैसे, क्या तुम उस भयानक एक्सीडेंट में नहीं मरी। शैन पूरे एटीट्यूड में उनकी तरफ आते हुए कहती है, सॉरी आंटी जी, मेरी वजह से आप लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया। फैंग बात संभालते हुए कहता है, अरे मॉम तो बस मजाक कर रही हैं, तुम्हें जिंदा देखकर तो हम बहुत खुश हैं। शैन बोलती है, सच क्या है वो हम दोनों अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये शरीफ बनने का झूठा नाटक मेरे सामने मत कर। ये बोलकर वो उसके हाथ पर जोर से मारती है, जिससे मॉम डरकर जल्दी से फार्म के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ रूई भी अपने मॉम डैड के साथ टपक पड़ती है और शैन को जिंदा देखकर शॉक्ड होते हुए बोलती है, क्या ये चुड़ैल अब तक जिंदा है। तब डैड शैन को अपनी हद में रहने को कहते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर फंग और उसकी मॉम चुपके से ताबूत के पीछे छुप जाते हैं। तब शैन रूई से आंख मिलाकर कहती है, जरा रुको, पहले मैं उन दोनों को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद तुम लोगों का भी हिसाब करूंगी। ये बोलकर वो फैंग के पास जाती है और ताबूत पर जोर से मारती है, जिससे शिन को दिख जाता है कि अंदर कोई डेड बॉडी है ही नहीं। तो शिन उन पर चिल्लाकर पूछती है, अगर जांग सच में मर गया तो उसकी बॉडी कहाँ है। ये सुनकर फैंग पसीना पोंछते हुए कहता है, तुम दोनों का तो एक्सीडेंट हो गया था ना, और हमें खाई में जांग की बॉडी मिली ही नहीं। तब शैन उन्हें सच बताती है, ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मैं खुद जांग को बचाकर उसके मास्टर के यहाँ सुरक्षित पहुँचा कर आई हूँ। ये सुनकर फैंग शातिर दिमाग लगाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमें एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुनाई दी है। तभी वहाँ असिस्टेंट भागता हुआ आता है और ये सारा तमाशा देखकर सोचता है, शिट, मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर फैंग असिस्टेंट से कड़क आवाज में बोलता है, अब तुम हमें सारा सच उगल दो। नेक्स्ट सीन में शैन, फैंग और बाकी सभी हॉस्पिटल रूम में होते हैं, जहाँ जांग बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए कोमा में होने की जबरदस्त एक्टिंग कर रहा होता है। तब असिस्टेंट उन्हें झूठ बताते हुए कहता है, हमने तो बॉस के जिंदा मिलने की सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर ये भगवान का चमत्कार है कि ये हमें मिल गए, पर अभी ये गहरे कोमा में है, क्योंकि एक्सीडेंट से इनके दिमाग पर बहुत जोरदार असर हुआ है। ये सब सुनकर शैन जांग को जोर से हिलाते हुए उठने को कहती है, जिससे जांग हल्का सा मूव करने लगता है। तो असिस्टेंट डर कर जल्दी से शैन को रोकते हुए बोलता है,
मैडम प्लीज, अभी बॉस को सख्त आराम की जरूरत है, इसलिए आप लोग इन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सुनकर फैंग की मॉम भड़कते हुए कहती है, तो ये सब एक एक्सीडेंट था, फिर भी तुमने चालाकी से हमें फंसाने की कोशिश की। वही फैंग अपने पट्टे बंधे टूटे हाथ के साथ आता है और उन्हें बताता है, डॉक्टर ने कहा है मेरा हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया है। ये सुनकर डैड शैन पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हें अभी के अभी फैंग से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। तब शैन एकदम भोली बनने की एक्टिंग करते हुए फैंग की मॉम से हाथ जोड़कर सॉरी बोलती है, तो मॉम अकड़ते हुए कहती है, तुम्हें ये सब नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं हर हाल में तुम्हारा और जांग का डिवोर्स करवाकर ही दम लूंगी। शैन रोनी सी सूरत बनाकर इमोशनल होते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं जांग को कभी नहीं छोड़ सकती, मैं इसे किसी कीमत पर डिवोर्स नहीं दूंगी। ये बोलते हुए वो जांग को कस कर हक कर लेती है। फिर मॉम उसे चिढ़ते हुए कहती है, ये सस्ती एक्टिंग बंद करो। ये बोलकर वो उसे जबरदस्ती जांग से दूर खींचती है। तब शैन जोर जोर से रोने का नाटक करते हुए बोलने लगती है, प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। ये सुनकर मॉम घबरा कर उससे दूर होती है और कहती है, अरे पागल हो गई है क्या, मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं। तब शैन अपना मोबाइल निकाल कर स्मर्क करते हुए उन्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है, अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग पब्लिक में लीक कर दी ना तो लोग आपको नोच खाएंगे, इसलिए भलाई इसी में है कि आप यहाँ से दफा हो जाएं। तब मॉम गुस्से में तिलमिलाते हुए कहती हैं, तुम बहुत बड़ी चुड़ैल हो, तुमने मुझे फंसाने की साजिश रची है। वही फैंग उन्हें समझाकर अपने साथ ले जाता है। तब रुई शैन के पास उसे सुनाने आने लगती है, पर शैन उसे भी डराकर वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद असिस्टेंट शैन से कहता है, मैडम अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर शैन उसे आंखें गड़ा कर पूछती है, जरा सच सच बताना, क्या जांग तुम्हें पहाड़ी के नीचे खाई में मिला? क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था? तो असिस्टेंट घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल यही बात है। ये सुनते ही शैन उसका कॉलर जोर से पकड़कर उसे दीवार पर पटकती है और बताती है, झूठ मत बोल, मैं खुद उसे सही सलामत मास्टर के पास छोड़ कर आई थी। फिर वो इस हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया, इसलिए मैं समझ गई हूँ कि तूने ही झांग के साथ कोई गंदा खेल खेला है। मुझे सीधा सीधा सच बता दे कि झांग को आखिर हुआ क्या है। ये बोलकर वो पास रखा एक बड़ा सा इंजेक्शन उठा लेती है और असिस्टेंट की गर्दन में मारने के लिए आगे करती है। तभी झांग अचानक उठकर शैन का हाथ रोकता है। ये देखकर असिस्टेंट की जान में जान आती है और वो एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये तो मिरेकल हो गया कि बॉस को इतनी जल्दी होश आ गया। तो जांग असिस्टेंट को घूरते हुए कहता है, अब तुम चुपचाप बाहर निकलो। उसके बाद शैन जांग का जख्म चेक करते हुए गुस्से से बोलती है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं तुम्हें मास्टर के पास छोड़कर आई थी, फिर तुम यहाँ इस बेड पर कैसे पहुँचे? ये सुनकर जांग सीधे उसे जोर से किस करने लगता है। फिर वो शैन को अपने पास बैठाकर प्यार से सॉरी बोलता है और कहता है, ये सारा नाटक मैंने वांग के एक्सीडेंट का असली सच उगलवाने के लिए किया था, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी इस चालाकी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। ये सुनकर शैन हैरान होते हुए बोलती है, अच्छा जी, तो ये सब तुम्हारा मास्टर प्लान था? फिर वो शर्माते हुए उससे पूछती है, क्या अभी जो तुमने मुझे किस किया वो भी तुम्हारे इसी प्लान का हिस्सा था? फिर वो एक्साइटेड होकर कहती है, ओह मैं समझ गई, तुम मुझे मेरी मेहनत का बोनस देना चाहते हो। ये बोलकर वो फिर से उसे जोर से किस करने लगती है और कहती है, अब तो तुम मुझे पूरे 5 मिलियन दोगे ना? तो जांग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, दे दूंगा। वही जांग उससे फिक्र करते हुए पूछता है, तुम्हें ज्यादा गहरी चोट तो नहीं लगी ना? अब हमें अपनी ये डील यही खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे हिस्से के 10 मिलियन पहले ही तुम्हारे बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। शैन चौंक कर बोलती है, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, पर तुम अचानक से ये डील कैंसिल क्यों करना चाहते हो? मैंने तो सोचा था मैं फ्यूचर में तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। जांग उसे सीरियस होकर समझाता है, ये मेरी पर्सनल दुश्मनी की लड़ाई है और मैं अपने जरा से फायदे के लिए अब तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, वरना इसमें तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर शैन बेबाकी से बोलती है, तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खतरों से खेलना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये बोलकर वो अपनी जैकेट की जिद खोलती है और अपने शरीर पर बना एक बड़ा सा जला हुआ निशान दिखाती है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि जब शैन स्कूल से लौट कर आती है तो उसे पता चलता है उसके घर में भयानक आग लग गई है और उसकी बेचारी ग्रैंड माँ अभी भी अंदर फंसी हुई है। इसलिए वो पागलों की तरह अंदर जाने लगती है, पर वहाँ खड़े लोग उसे जबरदस्ती पकड़ के रोकते हैं और बोलते हैं, पागल मत बनो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम भी जल जाओगी। पर शैन अपनी जान की परवाह किए बगैर जैसे तैसे करके धधकते घर के अंदर घुस जाती है और ग्रैंड माँ को बचाकर बाहर ले आती है। तब सभी उसे डांटते हुए बोलने लगते हैं, तुम्हें अपनी जान ऐसे खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी क्योंकि ग्रैंड माँ की तो वैसे भी उम्र हो चुकी है। वहीं ग्रैंड माँ बेहोश पड़ी होती हैं और शैन उन्हें रोते हुए कसकर हक कर लेती है। तभी रुई उसे कॉल करके शैतानी
हंसी के साथ कहती है, तो कैसा लगा? तुम्हें मेरा भेजा हुआ ये फायर गिफ्ट पसंद तो आया ना? अगली बार मैं उम्मीद करूंगी कि ग्रैंडमा की जगह तुम खुद उस आग में जलकर राख हो जाओ। फ्लैशबैक एंड होते ही जांग शैन से इमोशनल होकर कहता है, तो इसका मतलब हॉस्पिटल में तुम्हारी ग्रैंडमा ही एडमिट है? शैन बेड पर बैठते हुए उदास स्वर में बोलती है, हाँ वो वही है। उनके दिमाग में गहरी चोट लग गई थी और अब वो कोमा में है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्दी ही एकदम ठीक हो जाएंगी, इसलिए तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम मुझे अपने वो कमाल के फाइटिंग मूव सिखा दो ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊँ और तुम्हारी इस लड़ाई में मदद कर सकूँ। तो जांग उसका हाथ पकड़ के उसे फाइटिंग मूव सिखाने लगता है, पर प्रैक्टिस करते हुए शेन को गलती से चोट लग जाती है, जिसका बदला वो जांग को जोर से मार कर लेती है। तो जांग दर्द में उससे पूछता है, अरे बाप रे, तुम मुझे क्यों मार रही हो? शेन चिढ़ते हुए बोलती है, क्योंकि मैंने तुम्हें मुझे मूव सिखाने के लिए कहा था, मेरी हड्डियां तोड़ने के लिए नहीं। ये बोलकर वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। दूसरी तरफ फंग और उसकी मॉम टेंशन में आपस में बात करते हैं। ये कोई मजाक है क्या? ये कैसे मुमकिन है कि ये दोनों अब तक जिंदा है? मॉम खिसियाते हुए बोलती है, मुझे नहीं लगता है कि ये जांग उतना सीधा है जितना दिखता है, क्योंकि मैंने उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने बेस्ट गुंडे भेजे थे, पर वो सबके सब डर कर दुम दबा के भाग गए। इसलिए अब हमें इन्हें पूरी तरह एक्सपोज करना होगा, जिसके लिए इन्हें एक बहुत बड़े जाल में फंसाने की सख्त जरूरत है। फंग कमीनी मुस्कान के साथ कहता है, आप एकदम सही कह रही हैं मॉम। इससे पहले कि जांग सब कुछ अपने नाम कर ले, मुझे कोई बड़ा धमाका करना होगा ताकि मैं सारे शेयर्स हमेशा के लिए अपने नाम ट्रांसफर करवा सकूं। नेक्स्ट डे असिस्टेंट शेन को आकर बताता है, मिस शेन, ग्रैंडपा आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। तो जांग फौरन टोकते हुए कहता है, तुम साफ मना कर दो कि तुम उनसे नहीं मिलोगी, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि इसके पीछे उनकी कोई बहुत बड़ी चाल है। वो भला अचानक तुमसे क्यों मिलना चाहेंगे? शेन कॉन्फिडेंस से बोलती है, इसकी क्या जरूरत है? वो लोग मुझे अच्छे से जानते नहीं है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो उनकी चाल में फंस जाऊंगी, इसलिए मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। देखती हूँ क्या करते हैं। जिसके बाद शेन पूरे टशन में ग्रैंडपा से मिलने जाती है। तब वो हॉल में गुस्से से लाल बैठे होते हैं। वही बाई, फैंक और उसकी मॉम भी तमाशा देखने के लिए वही मौजूद होते हैं। तब शेन ग्रैंडपा को इज्जत से चाय देने लगती है, पर ग्रैंडपा उसे इग्नोर करते हुए चाय नहीं लेते। ये देखकर बाई शातिर स्माइल करती है और ग्रैंडपा को अपनी तरफ से चाय देते हुए ताना मारती है। ग्रैंडपा, शेन बहुत सालों तक गांव के गवारों के बीच रही है ना, इसलिए वो यहाँ के हाई क्लास तौर तरीके बिल्कुल नहीं जानती है। फिर ग्रैंडपा शेन से कड़क आवाज में बोलते हैं, मैंने सुना है तुम पूरे 20 साल तक गांव की धूल फांक रही थी और तुम्हारी परवरिश भी तुम्हारे खुद के पेरेंट्स ने नहीं की है। उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पोते जांग से शादी कर ली? क्या तुम्हें सच में लगता है ये सब तमाशा ठीक है? शेन गुस्से में चाय का कप रखते हुए कहती है, नहीं, पर अब जो मैं करूंगी ना वो एकदम सही होगा। ये बोलकर वो कप की चाय नीचे फेंक देती है। ये देखकर फंग भड़कते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रैंडपा की इस तरह इंसल्ट करने की? मॉम ताना मारते हुए बोलती है, मुझे तो पहले दिन ही पता था कि तुम जैसी जंगली और सड़क छाप लड़की जो सालों से गांव में रही है वो इतनी ही बदतमीज और गवार होगी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में जांग ने तुमसे शादी कर ली। उसकी पसंद सच में बहुत घटिया है। ये सुनकर शैन जबरदस्त स्माइल करती है और कहती है, आंटी जी, आपको बीच में फड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस फैमिली का हिस्सा है ही नहीं। मॉम गुस्से में लाल होते हुए कहती है, बकवास बनकर, अगर मैं इस फैमिली की नहीं हूँ तो क्या हुआ? मेरा फैन तो इसी फैमिली का खून है ना। शैन मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अरे पर मैंने तो उस बेचारे को कुछ कहा ही नहीं। तब बाई बीच में कूदते हुए ग्रैंडपा से कहती है, ग्रैंडपा, ये शैन हमेशा इसी बदतमीजी से बात करती है, क्योंकि इसे जरा भी तमीज नहीं सिखाई गई है। ये सुनकर शैन झन्नाटेदार थप्पड़ बाई के गाल पर जड़ती है और उसे चुप रहने को कहती है। बाई गाल पकड़कर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? शैन आंखें दिखाते हुए बोलती है, मेरी हिम्मत तो और भी बहुत कुछ करने की है। क्या तुम्हें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना है? ये बोलकर वो गर्म चाय का कप उठाती है और जबरदस्ती बाई के मुंह में पिलाने लगती है। ये खौफनाक नजारा देखकर फैंग जल्दी से शैन के पास जाता है और कहता है, क्या तुम पूरी तरह पागल हो गई हो जो ये सब गुंडागर्दी कर रही हो? तो शैन उसका हाथ पकड़कर जोर से पीछे मोड़ देती है। ये सब गुंडागर्दी देखकर ग्रैंडपा गुस्से से आग बबूला होते हुए कहते हैं, बस अब बहुत तमाशा हो गया। तुम एक जंगली और जाहिल लड़की हो जो धोखे से हमारी फैमिली में घुस आई हो और अब यहाँ के शरीफ लोगों को टॉर्चर कर रही हो। दूसरी तरफ असिस्टेंट बुरी तरह हाँकते हुए जैंग के पास पहुँचता है और उसे घबराते हुए बताता है, बॉस, मिस शैन और आपकी फैमिली के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है। ये सुनकर वो टेंशन में आ जाता है और जल्दी से बेड से नीचे उतरने लगता है, जिससे उसके जख्म में बहुत दर्द होने लगता है। पर वो दर्द सहते हुए असिस्टेंट से कहता है, मुझे जल्दी से उसी वक्त वहाँ ले चलो। वहीं शैन ग्रैंडपा से बेबाकी से बोल रही होती है, जाहैंग अभी इतना यंग है, पर आपको उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। आपने उसे बचपन में ही अनाथों की तरह माउंटेन पर फेंक दिया था और अभी वो हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। वहीं जैन चुपके से आता है और दरवाजे के पीछे से ये सब सुनने
लगता है। तब ग्रैंडपा कड़कपन से बोलते हैं, मैंने उसे उसकी भलाई के लिए मास्टर के पास भेजा था और मुझे अपनी सफाई तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने आज बहुत बकवास कर ली है। ये बोलकर वो अपनी छड़ी उठाकर उसे मारने के लिए आगे होते हैं। तभी वहाँ जैंग हीरो की तरह एंट्री लेता है और शैन को अपने क्लोज कर लेता है। उसे देखकर शैन उसे राहत से हक कर लेती है और पूछती है, अरे तुम यहाँ कैसे? वहीं मॉम जैंग को घूरते हुए बोलती है, तुम्हारी चोट तो बहुत गहरी थी ना, फिर तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तो जैंग ग्रैंडपा को सीधे देखते हुए कड़क आवाज में बोलता है, मैं बस यहाँ ये देखने आया हूँ कि मेरे पीठ पीछे ग्रैंडपा मेरी शैंग के साथ कैसा जबरदस्त बर्ताव करते हैं। ये सुनकर बाई चिढ़ते हुए बोलती है, पर तुम्हें पता है तुम्हारी शैन कब से ग्रैंडपा की बेइज्जती कर रही है? जैंग उसे करारा जवाब देते हुए कहता है, तुम बाहर की लड़की हो, इसलिए बेहतर होगा तुम मेरे फैमिली मैटर्स में अपनी टांग ना अड़ाओ। तो ग्रैंडपा भड़कते हुए बोलते हैं, बाई को यहाँ मैंने स्पेशली बुलाया है, इसलिए वो बोल सकती है क्योंकि मैंने तुम्हारी और बाई की शादी 15 साल पहले ही फिक्स कर दी थी, इसलिए अब शराफत से तुम शैन को डिवोर्स दे दो और बाई से शादी कर लो। जैंग बेझिझक कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। ग्रैंडपा गुस्से में अल्टीमेटम देते हुए बोलते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम अभी शैन को डिवोर्स दो या फिर अपनी पूरी जायदाद और बिजनेस चुपचाप फैंग के नाम कर दो। जैंग कॉन्फिडेंस से कहता है, मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं करूंगा। तब मॉम शैन की तरफ अपना कार्ड फेंकते हुए बोलती है, इस कार्ड में 5 मिलियन है, ये भीख लो और यहाँ से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। पर जैंग वो कार्ड हवा में कैच करके मॉम के ऊपर वापस फेंकते हुए कहता है, मेरी शैन को आपके इन टुकड़ों की कोई जरूरत नहीं है। वहीं शैन लालच में कार्ड उठाते हुए बोलती है, मुझे लगता है ये पैसे मेरे बहुत काम आएंगे। पर जैंग उसे घूर कर रोकता है और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती वहीं से लेकर चला जाता है, जिसके बाद रास्ते में जैंग का जख्म बहुत दर्द करने लगता है और शैन गुस्से में उससे लड़ते हुए पूछती है, पागल हो क्या? तुमने मुझे वो फ्री के पैसे लेने से रोका क्यों? पर जैंग को दर्द से चुपचाप बैठा देखकर शैन का गुस्सा शांत होता है और वो उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? जैंग दर्द छुपाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर शैन उसे घूरते हुए बोलती है, झूठ मत बोलो, तुम्हें देखकर जरा भी ऐसा नहीं लग रहा। ये बोलकर वो प्यार से उसके जख्म को देखती है और गिल्ट में कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ ना? जैंग उसे देखते हुए कहता है, नहीं पागल, पर मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि चीजें और बिगड़ सकती हैं। शैन इमोशनल होते हुए बोलती है, पर मुझे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मेरी कितनी इंसल्ट करते हैं, इसलिए तुम मेरे लिए इतना परेशान होना बंद करो। ये बोलकर वो बेड पर बैठ जाती है और कहती है, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत पंगे ले लिए हैं, इसलिए इतना काफी है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर जैंग उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे अपने क्लोज करते हुए कहता है, नहीं, ये काफी नहीं है। ये बोलकर वो उसे जोर से किस करता है तो शैन घबराकर उससे दूर होती है और पूछती है, तुम पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? जैंग स्मर्क करते हुए कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारा बोनस दे रहा हूँ। ये सुनकर वो फिर से झैम कर जाने लगती है, पर जैंग उसे दीवार से लगाकर रोक लेता है और फिर से किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में शैन रोड के बीचों बीच अकेली खड़ी होती है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं जो असल में शैन की ही पुरानी टीममेट होते हैं और शैन को जोर से हेलो बोलते हैं, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है और कहती है, कमीनो, तुम गोगो ने तो डराकर मेरी जान ही निकाल दी थी। तो उस गुंडे में से एक सू शैन से पूछता है, बॉस, आप इतने दिन से कहाँ गायब थी? शैन टशन में बताती है, अरे मुझे एक मस्त जॉब मिला था, मैंने एक फेक शादी कर ली है जिसके लिए मेरा सो कॉल्ड हस्बैंड मुझे मोटा पैसा पे करता है। सू शॉक्ड होकर कहता है, पर बॉस, आपको हमारे लिए खुद को इस तरह बेचने की कोई जरूरत नहीं है। शैन हंसते हुए बोलती है, अरे बुद्धू, मेरी शादी एकदम फेक है, इसलिए तुम लोग ज्यादा इमोशनल मत हो। फिर वो उन्हें पास आने का इशारा करती है, जिससे सू उसके सामने आ जाता है, पर वो हाइट में बहुत लंबा होता है। तो शैन उसे कॉलर से नीचे खींचकर मारते हुए कहती है, झुककर मेरे बराबर में आ। उसके बाद वो उसे एक सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है। सुनो, एक बहुत रिच बिजनेस टाइकून चैन जल्दी ही चाइना आने वाला है, इसलिए तुम लोगों को गिद्ध की तरह उस पर नजर रखनी है और उसकी पल पल की इन्फॉर्मेशन मुझे लाकर देनी है। ये सुनकर सू चौंकते हुए कहता है, अरे मैं तो उस चैन के बारे में अच्छे से जानता हूँ और मैंने मार्केट में काफी सुना भी है कि वो अंधा पैसा छापता है। शैन शातिर स्माइल के साथ बोलती है, तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, इसलिए अब तुम लोग काम पे लग जाओ और याद रहे, इस प्लान की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट जैंग को चैन नाम की फाइल देते हुए बताता है, बॉस, वो जल्दी ही चाइना आ रहा है। इसके साथ ही वो उसे ये भी बताता है, बाई और शैन की फैमिली ने आपस में हाथ मिला लिया है और अब वो लोग चैन के साथ डील पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सब मिलकर आपको बर्बाद कर सकें। ये सुनकर जैंग शॉक्ड होता है और पूछता है, क्या इस मास्टर प्लान के बारे में शैन को जरा भी पता है? असिस्टेंट कहता
है वो तो मुझे कंफर्म नहीं है बॉस, क्योंकि शैन और उसकी फैमिली का रिलेशन 36 का आंकड़ा है। तभी वहाँ शैन आती है, जिसे जैंग घबराकर जल्दी से अपना कोट फाइल के ऊपर फेंक कर छुपा देता है और असिस्टेंट चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है। फिर शैन जैंग की गोद में बैठकर नखरे से पूछती है, क्या तुम फ्री हो, मेरे साथ लंच पर चलोगे क्या? जैंग कहता है, हाँ बिल्कुल, पर तुम्हें खाना क्या है? जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शैन जैंग को रोक कर बोलती है, अरे रुको, तुम अपना कोट तो भूल ही गए। ये बोलकर वो उसका कोट लाने जाती है और तभी उसकी नजर चैन के नाम की फाइल पर पड़ जाती है। फिर वो जैंग को कोट पहनाते हुए मन में सोचती है, जैंग बेचारा कितनी मेहनत करता है और अब तो वो चैन की कंपनी से भी कोलैबोरेशन करने की जी तोड़ तैयारी कर रहा है। इसके बाद वो लोग एक फैंसी रेस्टोरेंट आते हैं, जहाँ जैंग शैन से कहता है, तुम आराम से फूड एंजॉय करो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। तो शैन मजे से फूड खाने लगती है। तभी वहाँ बाई और रुई चुड़ैलों की तरह आते हैं और शैन को फूड खाता देखकर बाई ताना मारते हुए बोलती है, मैंने सुना है जब तुम गांव में भिखारी थी तो तुम्हें कभी भी अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ था और अब तुमने अपनी नीच चालाकी से जैंग को फंसाकर उसे शादी कर ली। वही रुई भी उसे जलील करने लगती है, जिससे शैन का खून खोल जाता है और वो उन दोनों के मुंह पर जूस फेंकती है और रुई को बालों से पकड़कर मारने लगती है। ये देखकर बाई चिल्लाते हुए सिक्योरिटी को वहाँ बुलाती है और उनसे शैन को बाहर धक्के मारकर निकालने को कहती है। तो शैन जैंग के सिखाए हुए धांसू मूव्स का यूज करके एक सिक्योरिटी गार्ड का हाथ झटके में तोड़ देती है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वही शैन खुद से इम्प्रेस होते हुए बोलती है, वाह, जैन के मूव्स तो सच में गजब काम कर रही हैं। फिर जैसे ही दूसरा सिक्योरिटी गार्ड शैन पर हमला करने के लिए आगे होता है तो जैंग हीरो की तरह एंट्री लेकर शैन का हाथ पकड़कर उसे अपने क्लोज कर लेता है और प्यार से पूछता है, तुम ठीक हो ना? वहीं जैंग सिक्योरिटी को आंखें दिखाते हुए कड़क आवाज में कहता है, मैं भी देखता हूँ कि मेरे जिंदा रहते कोई मेरी शैन को हाथ कैसे लगाता है। तब बाई जहर उगलते हुए बोलती है, मुझे ये देखकर बहुत हैरत होती है कि तुमने मुझे इस कचरे के ढेर जैसी गंवार लड़की के लिए छोड़ दिया, पर मैं जानती हूँ एक दिन तुम खून के आंसू रोओगे। शैन जैंग को गले लगाते हुए कहती है, तुम्हें मुझसे जबरदस्त जलन होती है, इसलिए तुम ये सब बकवास करती हो, क्योंकि सच तो ये है कि जैंग ने तुम्हें नहीं मुझे चुना। ये सुनकर बाई का ईगो हर्ट होता है और वो शैन को मारने के लिए आगे होती है, पर रुई उसे रोक लेती है और कहती है, अभी इस सड़क छाप को जाने दो, एक बार हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए उसके बाद हम इसे इसकी औकात दिखा देंगे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से पैर पटकते हुए चले जाते हैं। तो शैन टशन में बोलती है, मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों चुड़ैलों का कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होता है। उसके बाद शैन घर पर एक नई बोल्ड ड्रेस ट्राई करते हुए सोचती है, क्या मैं इस हॉट ड्रेस से उस चैन को सेड्यूस कर पाऊंगी। ये सोचकर वो कंफ्यूज्ड हो जाती है और फिर से दूसरी ड्रेस चेंज करके जिप लगाने लगती है। तभी वहीं जैंग आ जाता है और ये देखकर फौरन दूसरी तरफ घूम जाता है। जैंग को देखकर शैन शातिर दिमाग लगाते हुए सोचती है, अगर मैंने जैन जैसे सख्त लौंडे को सेड्यूस कर लिया तो उस जैन को सेड्यूस करने में तो मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि जैन का खुद पर कंट्रोल बहुत सॉलिड है। ये सोचकर वो जानबूझकर जैंग के पास जाती है और उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैंग नर्वस होते हुए कहता है, सॉरी, मैं यहाँ गलती से आ गया, और वहाँ से जाने लगता है। पर शैन उसे रोककर फ्लर्ट करते हुए कहती है, अब अगर तुम आ ही गए हो तो जरा ये बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। ये बोलकर वो उसे प्यार से टच करने लगती है, जिससे जैंग बहुत नर्वस हो जाता है। फिर धीरे धीरे शैन उसके बहुत क्लोज आती है और उसे बेड पर ले जाकर पूछती है, तुम्हें मेरा ये नया लुक कैसा लग रहा है। जैंग हकलाते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। ये सुनकर शैन उसके और करीब जाती है और उसकी शर्ट के बटन्स खोल कर कहती है, क्यों, क्या तुम्हें मेरा यूं करीब आना अच्छा नहीं लग रहा है। ये बोलकर वो उसकी गर्दन पर किस करती है, जिससे जैंग अपना सारा कंट्रोल खो देता है और उसे कसकर पकड़ के पूछता है, क्या तुम सच में यही सब चाहती हो। शैन नखरे से पूछती है, मैं क्या चाहती हूँ, जिससे जैंग उसे जोर से किस करने के लिए आगे होता है। तो शैन झटके से उससे दूर होकर अपने कपड़े ठीक करती है और कहती है, बस बस, मैं अब और तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। ये सुनकर जैंग भड़कते हुए कहता है, तो क्या अब तक तुम मेरे जज्बातों के साथ मजाक कर रही थी। शैन हंसते हुए बोलती है, अरे मैंने बस ये टेस्ट किया कि तुम्हारा कंट्रोल बहुत अच्छा है। ये बोलकर वो उसे एक क्विक किस करती है और उसे कहती है, इस परेशानी के कॉम्पनसेट के लिए मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगी। ये बोलकर वो टशन में जाने लगती है, पर जैंग उसे जबरदस्ती रोककर जोर से किस करता है और कहता है, इतना काफी नहीं है, मुझे मेरा पूरा बोनस चाहिए। फिर दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। इसके बाद देखते हैं जैंग कार से आते हुए असिस्टेंट से पूछता है, क्या बैंक्वेट का सारा अरेंजमेंट परफेक्टली हो गया है। असिस्टेंट कॉन्फिडेंस से कहता है, हाँ बॉस, बिल्कुल आपके हिसाब से A to Z सब कुछ सेट है। जैंग कहता है, मुझे शैन के लिए और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि मुझे शक है कि हमारे राइवल्स उस पर हमला कर सकते हैं। ये सुनकर असिस्टेंट सिर हिलाकर कहता है, ठीक है बॉस, मैं समझ गया, मैं सिक्योरिटी डबल कर देता हूँ। फिर देखते हैं शैन अपनी गुंडों की टीम से मिलने जाती है, जहाँ सू उसे गंभीर होकर बताता है, बॉस, हमने शैन के बारे
में बहुत छानबीन की है। आज तक उस रहस्यमयी आदमी को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि वो हमेशा छुप कर रहता है और कभी भी पब्लिक के सामने नहीं आता है। वो अक्सर बैंक्वेट में भी नहीं जाता है, पर अगर वो कभी जाता भी है तो एक सीक्रेट रूम में छुप कर अपने क्लाइंट से मिलता है। शैन सोच में पड़ते हुए बोलती है, ठीक है, पर तुम लोग फिर भी जासूसों की तरह उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते रहो और जरा सी भी भनक लगे तो मुझे फौरन कॉल कर देना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जैंग के सीक्रेट गार्ड्स ये सब तमाशा देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो सू और उसके गुंडों को बुरी तरह पीटते हुए बोलते हैं, कमीनो, तुम लोग मिस चैन को परेशान कर रहे थे ना, अब अपनी खैर चाहते हो तो उनसे दूर रहना। ये बोलकर वो उन्हें धक्के मारकर बैंक्वेट से निकाल देते हैं। तो मुंह जमीन पर गिरकर सोचने लगता है, अब हम बॉस को कैसे पुटसाएंगे। अब हम पार्टी का ग्रैंड सीन देखते हैं, जहाँ शैन भी पूरे एटीट्यूड में आती है। उसे देखते ही बाई जहर उगलते हुए कहती है, मैंने तो तुम्हें कोई इनवाइट नहीं भेजा, फिर तुम मुंह उठाकर मेरी पार्टी में क्या कर रही हो। शैन स्मर करते हुए बोलती है, तुमने मेरी फैमिली को इनवाइट किया है ना, तो फिर मैं तो यहाँ कैसे भी एंट्री मार सकती हूँ। ये सुनकर रूही ताना मारती है, पर तुम शैन फैमिली का हिस्सा हो ही नहीं, क्योंकि तुम तो एक कचरे का ढेर हो जिसे हमने कब का घर से बाहर निकाल फेंका है। ये सुनकर शैन उसके पास आती है और उसे आंखें दिखाकर डराने लगती है। ये देखकर फैंग अकड़ते हुए उससे कहता है, ये एक वीआईपी पार्टी बैंक्वेट है, तुम्हारा घर नहीं, जो तुम यहाँ गुंडागर्दी करने आ गई हो। शैन रूही को कॉलर से पकड़कर अपने क्लोज करते हुए कहती है, मैं तो यहाँ अपनी प्यारी बहन रूही से मिलने आई हूँ, क्योंकि हम दोनों काफी टाइम से नहीं मिले हैं ना। ये सुनकर रूही झिड़कते हुए बोलती है, पर मुझे तुम्हारी जैसी घटिया लड़की की बहन बनने का कोई शौक नहीं है। शैन हंसते हुए बोलती है, क्या तुम्हारी याददाश्त इतनी जल्दी चली गई है मेरी भोली बहन। जिसके बाद बाई कहती है, खैर अगर तुम यहाँ आ ही गई हो तो हमारी और चैन की करोड़ों की डील को जल भुन कर देखती जाना। शैन टेंशन में बोलती है, मुझे भी आज के इस फ्लॉप शो का बेसब्री से वेट रहेगा। ये बोलकर वो आराम से टेबल पर बैठकर ड्रिंक करने लगती है। तब रूही बाई के कान में फुसफुसाती है, ये बहुत अजीब बात है कि शैन झांग के बिना ही यहाँ अकेली आ गई। वो दोनों तो हमेशा फेविकोल की तरह चिपके रहते हैं। बाई कहती है, तुम एकदम सही कह रही हो, इसलिए आज मैं इस शैन को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये याद रखेगी। बाई डराते हुए बोलती है, कहीं ऐसा ना हो कि झांग भी इसके पीछे पीछे यहाँ आ जाए। रूही शातिर स्माइल के साथ कहती है, मुझे तो पक्का यकीन है इसका उस चैन के साथ कोई नाजायज चक्कर है, इसलिए ये यहाँ भटक रही है। आज मैं इसे इसकी असली औकात दिखाऊंगी। ये बोलकर वो छुपकर ड्रिंक में ड्रग मिला देती है और वेटर से कहती है, ये स्पेशल ड्रिंक सिर्फ शैन को देकर आओ। वहीं शैन बेखबर होकर वो ड्रग वाली ड्रिंक पी लेती है। दूसरी तरफ फैंग चैन के साथ एक वीआईपी मीटिंग रूम में होता है, जहां हमें पता चलता है कि झांग ही असल में रहस्यमयी चैन है, पर ये बात आज तक कोई नहीं जानता है, क्योंकि वो सबसे छुपा हुआ है और मीटिंग के दौरान चेहरे पर एक मास्क लगाए होता है। तब फैंग झांग को अपनी फाइल देते हुए अकर कर डील करने को कहता है, पर झांग ठंडी आवाज में ये कहकर मना कर देता है, तुम तो झांग फैमिली के एक नाजायज बेटे हो ना, फिर मैं तुम्हारे जैसे लूजर से डील क्यों करूं। अगर इससे मुझे कोई नुकसान हुआ तो, पर तुम्हारे पास एक दूसरा रास्ता है। अगर तुम मुझे पूरे 10 बिलियन दोगे तो मैं ये डील करने के लिए सोच सकता हूँ। तब फैंग की मॉम लालच में अंधी होकर कहती है, बस कुछ ही टाइम की बात है, ये सारी प्रॉपर्टी फैंग की ही होने वाली है, इसलिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। पर फिर भी झांग उनके साथ डील करने से साफ मना कर देता है, जिससे बाई के डैड पैनिक होकर फैंग से कहते हैं, तुम्हें जो भी करना पड़े, पर तुम आज हर हाल में डील फाइनल करो, और ये मत सोचना कि बाई तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। ये ऑफर बहुत अच्छा है, तुम्हें इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दूसरी तरफ शैन जाने लगती है, तभी अचानक से उसे भयंकर चक्कर आने लगता है और वो लड़खड़ाते हुए सोचती है, शिट, मुझे किसी तरह उस चैन के पास जाना होगा। तभी वहाँ रूही के भेजे 2 गुंडे आते हैं और शैन को घसीटकर एक रूम में ले जाकर जबरदस्ती उसके कपड़े खोलने लगते हैं। वहीं रूही भी अपना मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन करके रूम में आ जाती है और शैन को थप्पड़ मारते हुए बोलती है, तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों की वीडियो बनाने का, इसलिए अब मैं तुम्हारी गंदी वीडियो बनाऊंगी। ये बोलकर वो उसकी बेहोशी की हालत में फोटोज क्लिक करती है। तब शैन भी हिम्मत करके रूही को मारते हुए कहती है, तो ये सब तुम्हारा घटिया काम है, तूने ही मेरे ड्रिंक में ड्रग मिलाया है। ये बोलकर वो उन गुंडों को भी बुरी तरह मारने लगती है, जिससे गुस्सा होकर रूही अपने गुंडों पर चिल्लाती है, निकम्मो, क्या तुम लोग एक ड्रग्ड लड़की को भी काबू नहीं कर सकते। फिर रूही शातिर तरीके से बोलती है, मैं अभी ये फोटोज जैंग को सेंड करती हूँ, ताकि मुझे पता चले अपनी बीवी की ये हालत देखकर उसे कैसा लगता है। वही जैंग मीटिंग रूम में जैसे ही शैन की हालत वाली फोटो देखता है तो वो सब कुछ छोड़कर जल्दी से उस रूम से भाग निकलता है। अब जैसे ही वो आदमी शैन के क्लोज जाने लगते हैं, तभी वहाँ चैन सुपर हीरो की तरह आ जाता है और वो रूही के मोबाइल से सारे वीडियो और फोटो डिलीट करके मोबाइल को जोर से दीवार पर पटक कर तोड़ देता है। फिर वो बेहोश शैन को उठाकर वहाँ से ले जाता है और रूही को उसी रूम में उन गुंडों के साथ लॉक कर देता है, जिससे वो आदमी अब रूही के क्लोज आने लगते हैं। फिर जैंग शैन को बचाकर दूसरे रूम में लेकर आता है और असिस्टेंट से कहता है, तुम जाकर दरवाजा बाहर से बंद कर दो ताकि कोई भी अंदर ना घुस पाए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर शैन उसे कसकर पकड़कर कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। दूसरी तरफ बाई सबको तमाशा दिखाने के लिए रूही के रूम के पास लेकर आती है तो रूही की मॉम उससे पूछती है, तुम हमें यहाँ किस लिए लाए हो। बाई चिल्ला
बुलाकर बोलती है, क्योंकि मैं आप सबको शैन का असली गंदा चेहरा दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह वो मैरिड होकर भी दूसरे मर्दों के साथ यहाँ रंगरलियां मनाती है। ये बोलकर वो उन्हें जबरदस्ती अंदर ले जाती है। तभी वो दोनों आदमी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और रूही अंदर खुद को चादर से डरी हुई कवर किए होती है। वहीं सभी गेस्ट गॉसिप करने लगते हैं, छी क्या सच में शैन इतनी गिरी हुई लड़की है। तब बाई हंसते हुए बोलती है, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है डायन, क्योंकि सबको पता चल गया है कि इस चादर के नीचे तुम हो। ये बोलकर वो जोर से उसकी चादर खींचती है, जिससे सभी शैन की जगह रूही को उस हालत में देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। वहीं रूही रोते हुए मॉम डैड को सफाई देती है, मॉम डैड इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब उस कमीनी शैन की वजह से हुआ है। ये नजारा देखकर फैंग की मॉम कहती है, अगर ये लड़की यहाँ है तो इसका मतलब शैन जरूर उस शैन के साथ किसी रूम में होगी, इसलिए तुम जाओ और जल्दी से ग्रैंडपा को बुला कर ले आओ। वहीं शैन नशे में जैंग को अपने बहुत क्लोज करके कहती है, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। तो जैंग परेशान होकर उससे पूछता है, तुम्हें आखिर हुआ क्या है, क्या तुमने पार्टी में कुछ उल जलूल खाया था? तो शैन नशे में लड़खड़ाते हुए बताती है, मैंने तो सिर्फ ड्रिंक पी थी। ये सुनकर जैंग कहता है, तुम यही रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करके आता हूँ। तो शैन उसे जोर से हक करके कहती है, मुझे डॉक्टर नहीं, सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तब जैंग सख्त होकर पूछता है, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ और तुम ये क्या कर रही हो? शैन नशे में धुत होकर बोलती है, मुझे सब पता है हैंडसम, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। ये सुनकर जैंग उसे खींचकर वॉशरूम ले जाता है और उस पर ठंडा पानी डालने लगता है ताकि शैन का नशा कम हो। वही वो उसे किस करता है, पर शैन उससे दूर होने की छटपटाहट करती है। इसके बाद भी वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है, जिससे परेशान होकर शैन उसे धक्का देती है और कहती है, तुम ये सब क्या बदतमीजी कर रहे हो? तो जैंग कहता है, तुमने ही तो अभी कहा कि तुम यहाँ मेरे लिए आई हो। ये सुनकर शैन अपनी पॉकेट से एक रिकॉर्डर निकालकर हवा में लहराती है और उसे बताती है, मैंने तुम्हारी सारी करतूत रिकॉर्ड कर ली है, अब मैं दुनिया को तुम्हारी असली सच्चाई बताऊंगी कि तुम मेरे साथ क्या गंदी हरकत कर रहे थे। ये सुनकर जैंग मन ही मन खुश होकर सोचता है, इसका मतलब शैन यहाँ मुझे फंसाने आई है, ना कि मेरे साथ रोमांस करने। ये सोचकर वो शैन को प्यार से अपने क्लोज करता है। तो शैन पानी से थोड़ा थोड़ा होश में आती है और झांग को अपने सामने देखकर सोचती है, कहीं मुझे नशे में हेलुसिनेशन तो नहीं हो रहा है। तब झांग उससे कहता है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अपनी सारी प्रॉपर्टी, पैसे और अपना दिल भी। ये सुनकर शैन चौंक कर पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझे ये सब क्यों दोगे? इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? झांग आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। ये सुनकर शैन घबराकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर झांग उसे रोककर मिरर की तरफ घुमाता है और उससे कहता है, एक बार ध्यान से देख लो कि मैं असल में कौन हूँ। तब तक शैन का नशा पूरी तरह उतर जाता है, तो वो मिरर में झांग को देखकर शॉक्ड रह जाती है और उससे पूछती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो चैन कहाँ है? झांग स्मर करते हुए कहता है, वो तो कब का चला गया है। शैन हताश होते हुए बोलती है, पर वो कैसे जा सकता है? मैंने उस चैन को फंसाने के लिए कितनी मेहनत की थी, मैं यहाँ आई भी उसी के लिए थी। तभी उन्हें बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे झांग जल्दी से उसे एक टॉवल उड़ा देता है। फिर शैन झांग के साथ वॉशरूम से बाहर आती है, जहाँ सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो झांग गुस्से में उनसे पूछता है, आप लोग यहाँ क्या तमाशा देख रहे हैं? ये सुनकर फैंग ताली बजाते हुए मजाक उड़ाता है, तो इसका मतलब तुमने चैन को सेड्यूस करने के लिए अपनी ही वाइफ शैन को यहाँ भेज दिया? वाह। फिर बाई जहर उगलते हुए कहती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम एक बिजनेस डील के लिए अपनी वाइफ का इस तरह गंदा इस्तेमाल करोगे। मुझे तो लगता है तुमने शैन से शादी ही इसलिए की थी ताकि तुम शुरू से चैन को सेड्यूस करने की प्लानिंग कर सको, और इसलिए तुमने हमारी एंगेजमेंट भी तोड़ दी, क्योंकि तुम शैन जैसी सड़क छाप लड़की को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। ये सब सुनकर शैन भड़कते हुए बोलती है, तुम लोग क्या बकवास किए जा रही हो? मैं मानती हूँ मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम मेरे कैरेक्टर पर कुछ भी बकवास करोगी। फिर झांग अपना मोबाइल निकालता है और सबको फैंग और बाई के डैड की वो सीक्रेट रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिससे सबको साफ पता चल जाता है कि फैंग ही बाई के नाजायज बच्चे का डैड है। ये घिनौना सच जानकर ग्रैंडपा बुरी तरह शॉक हो जाते हैं और फैंग से चिल्लाते हुए पूछते हैं, ये सब क्या बेशर्मी है? वही शैन बाई से मजाक उड़ाते हुए कहती है, वाह रे सती सावित्री, तुमने तो खुद झांग को धोखा दिया है और हर बार तुम उसे ही सुनाती आई हो कि उसने तुम्हें धोखा दिया। बाई घबरा कर बोलती है, ये सच नहीं है, क्योंकि ये सब एंगेजमेंट टूटने के बाद हुआ है। शैन हंसते हुए बोलती है, इतना भी सफेद झूठ मत बोलो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है ये बहुत पहले की बात है। बस तुम अपनी करतूत कवर करने के लिए झांग को होटल में ले गई थी और लकी हूँ मैं कि वहाँ मैं आ गई। तभी ग्रैंडपा उन लोगों पर आग बबूला हो रहे होते हैं कि फैंग उन्हें अपनी फाइल दिखाते हुए बेशर्मी से कहता है, ग्रैंडपा शांत हो जाइए, मैंने चैन
शैन से 10 बिलियन की डील कर ली है। ये सुनकर ग्रैंडपा का गुस्सा शांत हो जाता है और वो खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और जांग को बताता है, बॉस फैन में हमारे अकाउंट में 10 बिलियन भेज दिए हैं। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और ग्रैंडपा फैंग से शक के साथ पूछते हैं, पर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए और तुमने इन पैसों को कहाँ लगाया है? तब फैन बुरी तरह नर्वस हो जाता है और पसीना पोंछते हुए झूठ कहता है, ये पैसे मैंने लोन लिए हैं जिसे मैं बाद में आसानी से चुका दूंगा क्योंकि मुझे डील से काफी फायदा होने वाला है। तब जांग हंसते हुए कहता है, अब इसका कोई फायदा नहीं होने वाला और ना ही तुम्हें ये पैसे वापस मिलने वाले हैं क्योंकि ये पैसे अब मेरे पास आ चुके हैं। फिर वो ग्रैंडपा को गंभीर होकर बताता है, ग्रैंडपा इन लोगों ने मुझे मारने की साजिश रची थी। यहाँ तक कि वैंग का वो भयानक एक्सीडेंट भी इन लोगों ने ही करवाया था क्योंकि मेरे पास उसका लास्ट वॉइस मैसेज है। ये बोलकर वो अपना मोबाइल निकालता है और उन्हें वैंग का आखिरी वॉइस मैसेज सुनाता है जिसमें वो मौत से पहले जैंग से कह रहा होता है, जैंग तुम इस घर में किसी पर भरोसा मत करना सिवाय ग्रैंडपा के। ये सुनकर मोम घबरा कर बोलती हैं, पर सिर्फ इस वॉइस मैसेज से कुछ भी साबित नहीं होता है। तब गार्ड्स वहाँ गुंडे कैंग को घसीटते हुए लेकर आते हैं और जैंग ग्रैंडपा को बताता है, इस खूंखार आदमी ने ही मुझे मारने की कोशिश की थी क्योंकि इसे ऐसा करने के लिए पैसे देकर फैंग ने कहा था। जिसके बाद जैंग फैंग की दी हुई फाइल को हवा में फेंक देता है और सोफे पर बैठकर टशन में अपना मास्क लगाता है। ये नजारा देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं और शैन उसे आंखें फाड़कर पूछती है, क्या तुम ही असली चैन हो? तो वो सबको टशन में बताता है, हाँ वो सबसे अमीर चैन मैं ही हूँ। ये जानकर बाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है और बोलती है, पर तुम इतने बड़े और रिचेस्ट बिजनेसमैन कैसे हो सकते हो? जैंग कहता है, यही कड़वा सच है जिसे सभी को यकीन हो जाता है और बाई के डैड गुस्से में बाई को जोरदार थप्पड़ मारकर कहते हैं, चुड़ैल तुमने अपनी बेवकूफी से सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब यहाँ से दफा हो जाओ। फैंग उन्हें रो पर कहता है, आप बाई को नहीं ले जा सकते क्योंकि वो मेरे बच्चे की मॉम बनने वाली है। डैड थूकते हुए बोलते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि इस नाजायज बच्चे को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ये बोलकर वो उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा दिल टूट जाने पर फैंग से कहते हैं, मुझे यकीन नहीं आता कि जिस पर मैंने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया उसी ने मुझे ऐसा जहरीला धोखा दिया। ये सुनकर फैंग को पागलपन का दौरा पड़ता है और वो एक धारदार चाकू निकालकर ग्रैंडपा को पकड़ के अपने क्लोज करता है और उनके गले पर चाकू रखकर चिल्लाता है, मैं आपको जान से मार दूंगा क्योंकि आपने हमेशा इस जैंग की साइड ली है। वही मोम रोते हुए उसे समझाती हैं, फैंग बेटा तुम ऐसा पागलपन मत करो। ये देखकर जैंग और शैन भी बुरी तरह डर जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, फैंग अगर तुमने ग्रैंडपा को सही सलामत छोड़ दिया तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। तब फैंग ग्रैंडपा को जोर से धक्का देकर जैंग के पास उसे मारने जाने लगता है, पर शैन झटके से उसके मुंह पर एक मोटा कपड़ा फेंक देती है और जैंग उसे जोरदार किक मारकर दूर गिरा देता है। जिसके बाद गार्ड्स फैंग को पकड़कर वहाँ से घसीटते हुए लेकर चले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि शैन के मतलबी मॉम डैड उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने आते हैं और बोलते हैं, बेटी हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें इतने सालों तक बहुत गलत समझा, पर अब हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव करेंगे। शैन रूखेपन से बोलती है, अब बहुत देर हो चुकी है। जिस तरह मेरे गिड़गिड़ाने पर आप लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया था उसी तरह मैं भी आपको कभी माफ नहीं कर सकती। तभी वहाँ सू और बाकी गुंडे शैन को हेलो बोलते हैं तो शैन उन्हें इग्नोर करके उनके पास चली जाती है। फिर शीन उन्हें बताती है, सुनो लड़कों, अब मेरा सारा काम यहाँ खत्म हो गया है, इसलिए जांग को अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, ना ही अब मैं ये गुंडागर्दी वाला काम करूंगी। इसलिए मैंने तुम लोगों के अकाउंट्स में भी काफी पैसे जमा कर दिए हैं जिससे तुम अपनी मर्जी से एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। ये सुनकर सू उदास होकर पूछता है, बॉस अब आप आगे क्या करने वाली हैं? शेन स्माइल करते हुए बोलती है, मैं वापस अपने सुकून वाले गांव जा रही हूँ जहाँ मैं अपनी प्यारी ग्रैंडमा के साथ रहूंगी। ये सुनकर वो लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं। वहीं ग्रैंडपा जांग को सॉरी बोलते हैं तो वो कहता है, ग्रैंडपा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तभी उसकी नजर शैन पर जाती है जो बाइक में बैठकर पूरे टशन में वहाँ से जा रही होती है तो वो जल्दी से उसके पीछे भागता है, पर शैन तब तक वहाँ से जा चुकी होती है। अब देखते हैं शैन अपने गाँव में खेतों में मजे से काम कर रही होती है। वहीं उसके ग्रैंडमा प्यार से उसे कहती हैं, बस कर बेटी, अब थोड़ा रुककर आराम कर ले। ये सुनकर वो उनके पास जाती है और सबको फ्रेश फ्रूट्स देने लगती है। तब ग्रैंडमा उसे खुश देखकर सोचती हैं, मेरी शैन सिर्फ बाहर से स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि दिल की भी बहुत साफ है। वहीं एक गांव की लेडी शैन को बताती है, सुबह से एक मोम जैसी शक्ल वाला लड़का वहाँ साइड में बैठा है, पता नहीं वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तो शैन दया दिखाते हुए सोचती है शायद बेचारा भूखा होगा, इसलिए वो उसके पास भी फ्रूट लेकर जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि जांग बैठा होता है, जिससे वो
वो शॉक्ड होकर पूछती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं ये देखकर लेडी ग्रैंडमा से पूछती है, क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? तो ग्रैंडमा मुस्कुराते हुए बोलती हैं, बचपन में एक लड़का शैन का बहुत अच्छा फ्रेंड था, पर पता नहीं ये वो ही है या कोई और। दूसरी तरफ जांग शैन को झटके से अपने क्लोज करके शिकायत करते हुए पूछता है, तुमने मुझे यहाँ आने से पहले एक बार भी क्यों नहीं बताया? शैन आंखें चुराते हुए बोलती है, मेरी डील पूरी हो गई थी ना, इसलिए मैं आ गई। जांग कहता है, पर कम से कम तुम्हें आने से पहले मुझे एक बार बाय तो बोलना चाहिए था। शैन बेपरवाही से बोलती है, पर मैं वो सब फालतू के ड्रामा जरूरी नहीं समझती हूँ, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें बाय बोलती तो तुम क्या उखाड़ लेते? जांग उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ हमेशा के लिए देना चाहता हूँ। शैन हैरान होकर पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो? ये सुनकर वो उसे जोर से किस करने लगता है और दोनों खुशी खुशी एक हो जाते हैं। इसके साथ ही ड्रामा थी एक बहुत हैप्पी एंडिंग हो जाती है।